My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing data interpretation questions, another practice set for XGMT examination. So, if you're not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological or WhatsApp channel Mathological. You can also download the PDF from Telegram channel लिंक, ठीक है। और फिर उसके बाद में पहले अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लो, फिर सॉल्यूशन देखो या फिर डायरेक्टली पॉज द सॉल्यूशन एज यू प्रेफर। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेट इन विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टोटल 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस 15 है इन दिस सेट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, in 1984-85 value of exports of manufactured articles exceeds over the value of exports of raw materials by 100%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एक्सीड्स ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय 100% 1984-85 में। सो यानी कि इफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इज 1 यूनिट्स, सो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स विल बी 2 यूनिट्स एज सच, double of that. In 1985-86 the ratio of percentage of exports of raw material to that of exports of manufactured articles is 3:4. In 1985-86 ratio of percentage of export of raw material and manufactured article, that is 3:4. So this is 3:4. Okay, ठीक है। और टोटल हमें कितना गिवन है? 25,800 है। 23% वैल्यू इज फॉर द फूड आइटम्स, फूड आर्टिकल्स। रिमेनिंग वैल्यू कितना बचा? 100% में से 23% सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग इज 77%। सो दिस वैल्यू इज 77%। सो 77% इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो 77% में से 33% विल बी फॉर रॉ मटेरियल्स एंड 44% विल बी फॉर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। इजंट इट सो? क्लियर? और एडिशनली एक्सपोर्ट ऑफ फूड इन 1985-86 एक्सीड्स द 1984-85 फिगर्स बाय रुपीज 1006 करोड़। अब हमें 1984-85 वाला फिगर तो पता नहीं है, बट 85-86 का फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हमें उससे फिगर मिल जाएगा फॉर 1984-85 एज वेल, और फिर वहां से हमें बाकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 23% की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1% विल बी 258, तो 23 इंटू 258, ओके, 23 इंटू 200 हो जाएगा 46,000। क्या डायरेक्टली 23 इंटू 25 भी कर सकते थे कि दैट विल बी 575, 575, ठीक है। तो 575, एक सेकंड, हाँ ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं 23 इंटू 25, तो दैट विल बी 575 फॉलोड बाई ए 0 एंड देन 23 इंटू 8, दिस विल बी 184। तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 5,934, 5,934। एंड सिंस वैल्यू इन 85-86 एक्सीड्स बाय रुपीज 1006 CR, तो 1984-85 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1006। तो दिस विल बी 4,828, एक सेकंड, 4,928 होगा, माय मिस्टेक, 4928। अब टोटल वैल्यू आ रहा है 22,400, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 4928। सो इफ दिस वैल्यू इज x, दिस विल बी 2x, so total 3x value will be equal to 22,400 minus 4,928, so 17,472। so यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 3, तो 17472 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, 5824, तो x इज इक्वल टू 5824। 2x आ जाएगा 11,648। तो सारी वैल्यूज मिल गई। अब ये बची हुई वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी होगी तो कर लेंगे। 5824। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन 1984-85 व्हाट परसेंट टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर आइटम्स रिलेटेड टू फूड। 1984-85 में व्हाट परसेंट टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर आइटम्स रिलेटेड टू फूड। तो 1% इज 224 और हमारा वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 4928। सो दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 22% या 23% आंसर होगा। बी या सी तो नहीं है डेफिनेटली। 20% विल बी 4480 और फिर 2% और होगा 448, क्योंकि 4928 आ रहा है, डेफिनेटली 22% विल बी द आंसर। ओके,
बस यूनिट डिजिट मैच करके भी चेक कर सकते थे. 22% विल बी द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड वन, ड्यूरिंग 1984-85 हाउ मच मोर रॉ मटेरियल देन फूड वाज एक्सपोर्टेड. 1984-85 में हाउ मच मोर रॉ मटेरियल देन फूड वाज एक्सपोर्टेड. So food was exported 4928, raw material 5824. 4928 and this was 5824. So 896 crores extra was exported. Option B will be the answer. Third question, value of exports of raw material during 1984-85 was how much percent less than that of 1985-86? And we have to find out value of exports of raw materials for both the years. So 5824 is value for 84-85. और 85-86 का वैल्यू क्या होगा? दैट वाज 33% था, 44% था. दिस वाज 33%. सो रफली 1/3 है, 33% है ऑफ 25800. रफली 1/3 है, यानी कि 8600 के आसपास की वैल्यू आ रहा है. एक सेकेंड यहाँ क्यों लिखा? ठीक है, 33% है, 25,800 का, रफली 8600 आ रहा है. ठीक है, तो चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज 8600 के आसपास की वैल्यू है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे बहुत दूर दूर हैं. और उससे कितना कम होगा 84-85 में? दिस इज ऑलमोस्ट लेस देन बाई 2800, यानी कि रफली 1/3 के आसपास की वैल्यू. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा कम आएगा 8600 से. एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी साइडेड एज इजंट इट सो? क्लियर है? एक्चुअली आएगा 8514. सो उससे प्रिसाइज कैलकुलेशन हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है ऐसा एग्जाम में. इतने से ही काम चल जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 39%, 7%, 31.6% ऑप्शंस आर वेरी वेरी फार अपार्ट. तो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इज दैट पार्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स फ्रॉम 1984-85 टू 85-86. क्या वैल्यू होगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स. तो कितना आया था हमारा? 84-85 के लिए वैल्यू वाज 11648. और फिर 44% वैल्यू आएगा फॉर 85-86. Isn't it so? और 44% विल बी अराउंड 40% वैल्यू क्या होगा? 10,320. दैट विल बी 40% वैल्यू. और 4% और ऐड कर दो, यानी कि 1032. So this will be 11,352. So there is a difference of 296 CR almost. ठीक है, आंसर आ जाएगा 296 crores. ऑप्शन ए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Pie chart gives percentage of employees in different departments of branch XYZ in the year 2014. The number of female employees in department C was 5/13 of the total number of employees in the same department. If the number of female employees in department F was 4 less than that in department C, so what is the number of male employees in department F? So total number of employees is 450. Department C में number of employees है 26%. Department F में number of employees are 22%. And 5/13 employees are female employees in department C. 5/13 is female employees. So 5/13 of 26%. That is female employees. So which will be 10% of total number, which is equal to 45. 10% will be 45 because 450 total है. Female employees in C. And female employees in F is 4 less than that in department C. So female employees in F will be 45 minus 4, which is equal to 41. और क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट एफ. टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 22%. और 450 का 20% विल बी 90. तो 90 प्लस 9, 99 टोटल एम्प्लॉइज होंगे. 20% प्लस 2%, 99 टोटल एम्प्लॉइज होंगे. 99 माइनस 41 विच आर फीमेल एम्प्लॉइज, तो माइनस 41, आंसर विल बी 58. दीज आर मेल एम्प्लॉइज. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Pie chart A gives distribution of material in Ghosh Babu's body as percentage of total body weight. तो pie chart A और B mention नहीं है, this should be A, this is A and this is B. और pie chart A gives distribution of material in Ghosh Babu's body as percent of total body weight and pie chart B gives occurrence of the protein in different organs of Ghosh Babu's body. So question है, question number 1, what fraction of Ghosh Babu's weight consists of muscular and skin protein approximately? So A is giving us distribution of material in Ghosh Babu's body. 70% is water, 15% are other dry materials and 15% is protein. Or pie chart B is giving us the data about distribution of occurrence of proteins in different organs of the body. तो स्किन में 8% है, बोन्स में 15% है, मसल्स 25% और प्रोटीन 52% रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स में. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ घोष बाबूज वेट कंसिस्ट ऑफ मसलर एंड स्किन प्रोटीन. तो स्पेसिफिकली मसलर एंड स्किन प्रोटीन की बात कर रहे हैं. तो टोटल प्रोटीन का मसल्स में है 25%, स्किन में है 8% टोटल प्रोटीन का, और प्रोटीन इन द बॉडी इज 15%. बॉडी वेट में प्रोटीन का वेट इज 15%, तो 15% इज टोटल प्रोटीन वेट, टोटल प्रोटीन का वेट. और आउट ऑफ द प्रोटीन का वेट 33%, 25 प्लस 8%, 33% इज इन स्किन एंड मसलर प्रोटीन. सो इफेक्टिवली बॉडी वेट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा स्किन और मसलर प्रोटीन का? 25 प्लस 8, 33% ऑफ 15%, यानी 15% इज 33/100, यानी रफली 1/3. तो दिस विल बी अप्रॉक्सिमेटली 5%, अप्रॉक्सिमेटली 5%, और 5% हुआ 1/20. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 1/20. क्लियर है? अब एक्चुअल वैल्यूज तो हमें पता नहीं है, बट एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत भी नहीं, हमें तो चाहिए था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट कंसिस्ट ऑफ मसलर एंड स्किन प्रोटीन. तो दैट कैन डेफिनेटली बी आंसर्ड विद द गिवन डेटा, गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन पाई चार्ट्स. तो एक्चुअल वैल्यूज बिना पता लगाए भी हमें पता है कि 1/20 होगा टोटल बॉडी वेट का. दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ घोष बाबूज बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ स्किन? व्हाट परसेंट ऑफ घोष बाबूज बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ स्किन? तो स्किन में टोटल प्रोटीन का 8% प्रोटीन इज इन स्किन, दैट वी नो. ठीक है, और टोटल प्रोटीन हमारा 15% है टोटल बॉडी वेट का, दैट ऑल्सो वी नो. बट हमें यह नहीं पता कि स्किन में प्रोटीन के अलावा बाकी क्या क्या है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट एग्जैक्टली नो. हाँ, प्रोटीन का वेट तो मिल जाएगा स्किन में, आई मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा हमें, वेट तो उसका भी नहीं मिलेगा. अगर टोटल वेट गिवन होता तो हमें स्किन में प्रोटीन का वेट मिल जाता, बट फिर भी बाकी डेटा वॉज मिसिंग. तो वी कैन नॉट हैव डिटरमाइंड अबाउट कि व्हाट परसेंट ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ स्किन. इजंट इट सो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इवन इफ टोटल वेट हमें गिवन होता तो स्किन का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोटीन में वो तो मिल जाता, बट फिर भी हमें टोटल स्किन का जो वेट है वो पता नहीं लगता. तो परसेंट ऑफ बॉडी घोष बाबूज बॉडी वेट दैट इज मेड अप ऑफ स्किन, दैट कैन नॉट बी नोन. व्हाट इज दैट इज मेड अप ऑफ स्किन प्रोटीन अगर मेंशन होता तो आंसर कर पाते, बट स्किन कितना बॉडी वेट मेजर कर रहा है या कितना परसेंटेज बॉडी वेट है, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द गिवन डेटा. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, लेट अस से घोष बाबू का बॉडी वेट है 100 kg, जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहे ना रहे उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस से वेट इज इक्वल टू 100 kg. सो इन दैट केस प्रोटीन कितना हो जाएगा? प्रोटीन विल बी 15 kg, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन में जो प्रोटीन है वो कितना हो? 8% ऑफ टोटल, यानी 15 kg का 8%, दैट विल बी 1.2 kg. सो 1.2 kg प्रोटीन इज इन स्किन, बट हमें स्किन का वेट थोड़ी मिला है कि स्किन के प्रोटीन का वेट मिला है. स्किन के वेट का बाकी डायमेंशन हमें अभी भी अननोन है. सो दैट इज वाई टोटल स्किन का वेट जो होगा दैट विल बी अननोन. कि स्किन का वेट क्या होगा दैट विल बी अननोन, वो नहीं पता लगा सकते इससे. हाँ, स्किन में प्रोटीन इतना होगा तो बचा हुआ पोर्शन जो है दैट विल बी अननोन. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 employees of a company called LRS are spread across 4 different offices with each employee working in exactly one office. The table shows the office-wise distribution of employees, their average age, average salary, and average login hours. The average age of the employees working in Office B and Office D is 29. The average salary of the 54 employees is rupees 39,200. At least 2 employees work in each office of the company. The average of the employees working in each office is an integer less than 50. तो ये डेटा हमें गिवन है. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. क्वेश्चन इस पे होंगे हमारे. दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड. टोटल 3 क्वेश्चन है. ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. डेटा कह रहा है हमें टोटल 54 एम्प्लॉइज हैं इन टोटल इन कंपनी LRS, स्प्रेड अक्रॉस 4 different offices. Each employee working in exactly one office.
and table shows the office wise distribution of employees, their average age, average salary and average login hours. First information, average age of the employees working in office B and D is 29. So for office B and office D, average age is 29, office B में average age is 42, office D में average age is 28. तो एलिगेशन अप्लाई कर सके, we can find out. ठीक है, so 42 and 28 for office B and office D, and average is coming out to be equal to 29. So 29 minus 28, that is equal to 1. 42 minus 28, 29, that is equal to 13. यानी कि employees का रेशियो आ रहा है 1:13. So if there is one employee in office B, there will be 13 employees in office D. टोटल हमें पता है, टोटल सारे एम्प्लॉइज को मिला के 54, उससे तो बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता है. तो या तो 1 in 13 होगा, यानी कि ऑफिस बी में एक ही एम्प्लॉय होगा, ऑफिस डी में 13 होंगे, या इट कुड बी 2 in 26 और इट कुड बी 3 in 39. ठीक है, बट क्या 3 in 39 पॉसिबल है? क्योंकि अगर 3 और 39 हो जाएगा, 39 प्लस 3 विल बी 42. ऑफिस बी में अगर 3 एम्प्लॉइज हो गए, ऑफिस डी में 39 हो गए, तो यही टोटल हमारा 42 प्लस 13 55 हो जा रहा है. तो ऑफिस सी में -1 एम्प्लॉइज थोड़ी होंगे, ये तो सेंस नहीं बनाता. तो डेफिनेटली थर्ड वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है. Isn't it so? क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये थर्ड वाला केस तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है. ऑल्सो read this statement, at least 2 employees work in each office of the company. So number of employees in each office must be greater than or equal to 2. तो 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि एक ही पॉसिबल ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज डेफिनेट ऑप्शन, दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस बी विल बी 2 and office D will be 26. This will be 2 and this will be 26. Total is 54. So 26 plus 2, 28 plus 13, 41, यानी कि रिमेनिंग 13 employees will be in office C. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर एक ऑफिस में पता चल गया. क्या ही क्लियर है? ओके, ठीक है. सो ये पार्ट तो पता चल गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे हर एक ऑफिस में. अब आगे की बात करते हैं. सो एवरेज एज of the employees working in each office is an integer less than 50. That is fine. Additional information given हमें, average salary of all the 54 employees, that is also given. Number of employees पता है, एक डेटा मिसिंग है, that is for office B. Average salary for office B. Okay. बाकी आगे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 8 इज द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन. तो कई बार किसी सेट में ऐसा हो सकता है एग्जाम में, जो फर्स्ट क्वेश्चन हो वो ज्यादा टिपिकल हो, तो आगे वाले क्वेश्चन को देख लो, जिनको सॉल्व किया जा सकता है उनको सॉल्व करो, आगे बढ़ो. ठीक है, इवन इफ अगर क्वेश्चन 8 हमारा ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा और एग्जाम में डेफिनेटली टाइम हमारे पास लिमिटेड होगा, अभी तो पूरा सॉल्व करेंगे, बट एग्जाम में टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड. सो दैट इज वाई चेक अदर क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस बी, जो कि अभी हम निकालने वाले हैं. ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा. और 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन ऑफिस सी, तो ये तो स्ट्रेट अवे अब ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. 10th के तो आंसर आ गया हमारा. क्या आंसर आया है? ऑफिस सी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 13 एंड दैट इज डेफिनेटली डिटरमाइनेबल, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. तो 10th तो सॉल्व हो गया. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. ठीक है, नंबर क्या हमारा आ गया एम्प्लॉइज का? 2, 13 एंड 26. ओके, सो एवरेज सैलरी ओवरऑल हमें पता है दैट इज इक्वल टू 39,200 एंड दिस इज 40,000, दिस इज 36,000 एंड दिस इज 42,000. अब मान लेते हैं कि ऑफिस बी में एक्स है. ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि तुम एज्यूम कर लो कि ऑफिस बी में सैलरी हमारी एक्स है, और फिर अप्लाई कर दो, पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो. इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? इक्वेशन विल बी कि 40,000 इंटू 13 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू 36,000 प्लस 26 इंटू 42,000 and that is equal to total employees 54 है, 54 into 39,200. ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. बट बेटर अप्रोच क्या होगा? देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना है और जहां पे कि टिपिकल कैलकुलेशन हमारा आ रहा है, तो एक बार कोशिश करो डेविएशन लेने की. ठीक है, डेविएशन से सॉल्व करने की, कि एवरेज हमारा कितना है, 39,200 इज द एवरेज. सो एवरेज से डेविएशन ले लो. ठीक है, जो वैल्यूज हमारी हाइयर देन एवरेज होगा उनका डेविएशन पॉजिटिव होगा, और जो लोअर देन एवरेज होगा उनका डेविएशन नेगेटिव होगा. तो डेविएशन कितना कितना आ रहा है? फॉर 40,000 वैल्यू डेविएशन हमारा है +800. ठीक है, यहां पे हम डेविएशन मान लेते हैं अपना डी, और जो भी आएगा विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसको बाद में एडजस्ट कर देंगे. डेविएशन डी मान लेते हैं. यहां पे वैल्यू आ रहा है डेविएशन का कितना? दिस इज -3,200 बिकॉज 3,200 लेसर वैल्यू है, और दिस विल बी +2,800. ओके, सो प्रॉपर इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? डेविएशन सारे नेट डेविएशन कितने होंगे? एवरेज वैल्यू से नेट डेविएशन आर ऑलवेज इक्वल टू 0.
देखिए एवरेज तो नोन है यहाँ पे, तो नेट डेविएशन विल बी इक्वल टू 0. सो 800 इंटू 13 प्लस 2 इंटू डी प्लस 13 इंटू माइनस 3200 प्लस 26 इंटू 2800 and this total derivation this is equal to 0. तो सेकंड इक्वेशन इज स्लाइटली इजियर देन द फर्स्ट इक्वेशन. वहां पे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली. ठीक है, आप सॉल्व करते हैं और साथ में 13 26 काफी आ रहा है, तो 13 वालों को सेपरेट कर लो, 2d को अलग रखो. ठीक है, सो इक्वेशन हमारा इफेक्टिवली बन जाएगा 2d इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 30 इंटू माइनस 800 हो जाएगा. ठीक है, 13 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस 800, माइनस 3200 विल बी प्लस 3200 और 26 इंटू 2800, 13 कॉमन लिया है तो 2 इंटू 2800 विल बी 5600 बट विद नेगेटिव साइन क्योंकि राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो माइनस 5600. सो 3200 माइनस 6400, so this will be minus 3200, so this will be 13 into minus 3200, 2 से काटोगे this will be minus 1600, so d comes out to be equal to 13 into minus 1600, so minus sign बाहर आ गया, 13 into 16 will be 208, 20,800 is the deviation with a negative sign, so deviation is minus 20,800, so average salary will be equal to, एवरेज सैलरी क्या आ जाएगा 39,200 माइनस 20,800. सो आंसर विल बी 18,400, ऑप्शन सी. ओके, क्लियर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. इज दैट पार्ट ओके? अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 18,400 इज दिस वैल्यू. अब ये डेटा तो नोन हो गया हमारे. Okay. Next question. Question number 1. Basically, out of the total employees in office A में number of employees कितना है? 13 है, B में 2 है, C में 13 है और D में 26 है. Out of the total employees in office A which are 13, some are transferred to office D and remaining are transferred to office B. यानी कि office A को close कर रहे हैं और some employees are transferred to office D and some other are transferred to office B. Due to this, the average age of the employees working in office D increases by 5 years. एवरेज हमारा चेंज हो रहा है ऑफिस डी का. अभी एवरेज है 28 ईयर्स बट एवरेज आफ्टर द ट्रांसफर विल बी 33 ईयर्स, इंक्रीजिंग बाय 5 ईयर्स. तो डेफिनेटली एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस से ज्यादा होगा, एटलीस्ट जो एम्प्लॉइज ट्रांसफर हुए उनका तो ज्यादा होगा. इजंट इट सो? क्लियर है? यहां पे एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. ठीक है, गड़बड़ ये है कि सम एम्प्लॉइज आर ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो एज सच इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि व्हाट कुड बी द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस से, क्योंकि उसके लिए डेटा इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन में, वो तो नहीं निकाल सकते क्योंकि सारे एम्प्लॉइज को ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं. कुछ एम्प्लॉइज, सम एम्प्लॉइज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू ऑफिस डी एंड सम अदर आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू ऑफिस बी. तो डेफिनेटली डेटा इज इनसफिशिएंट टू सॉल्व. ठीक है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा. डेटा इनसफिशिएंट है टू सॉल्व, फाइंड आउट एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए, बिकॉज वो तो एग्जिस्टिंग डेटा से नहीं पता लगा सकते. ऑफिस बी में जिनको ट्रांसफर किया है उनका क्या फर्क पड़ा है, उनकी वजह से एवरेज पे क्या चेंज आया है वो हमें नहीं पता. और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने ऑफिस डी में ट्रांसफर, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सबका एज सेम है जो ऑफिस ए में काम करते थे. इजंट इट सो? सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट फाइंड आउट एवरेज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए विद द गिवन डेटा. बट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जिन एम्प्लॉइज को हमने ट्रांसफर किया है उनका एवरेज एज क्या है, बिकॉज दैट कैन बी सॉल्व. ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व फॉर दोज एम्प्लॉइज विच हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑफिस ए टू ऑफिस डी. उनका एवरेज एज क्या होगा, बिकॉज हमें उनका नंबर भी नहीं पता है. बट क्या पता है, क्या क्या पता है वो समझ लो. इंपॉर्टेंट चीजें क्या है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से. क्वेश्चन स्टेप हमें प्रॉपर्ली बता रहा है दैट एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच ऑफिस इज एन इंटीजर. ठीक है, अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जिनको ट्रांसफर किया उनका भी एवरेज एज इंटीजर ही है. ठीक है, तो उनके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, ठीक है, या फिर एडिशनल एक अजम्पशन ले लेते हैं यहां पे इस क्वेश्चन के लिए कि लेट एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू ऑफिस बी is equal to average age of employees transferred to office D.
तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो सेम आ जाएगा, ठीक है, और दैट वैल्यू विल बी सेम एज एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए, ठीक है। सो ये एजम्पशन एडिशनल हमने ले लिया सो दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, सो दैट इज एडिशनल एजम्पशन। अब सॉल्व करो इसको। सो we've been given that average of the employees working in each office is an integer value and that integer is less than 50. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हमारे वो भी ऑब्वियसली इंटीजर होंगे जो ट्रांसफर किए गए होंगे, और एवरेज एज भी एक इंटीजर ही है। ओके, 28 से 33 हो गया। अब मान लिया 28 एवरेज है हमारा फॉर ऑफिस डी, और हमने कुछ एम्प्लॉइज को ट्रांसफर किया है कहां से, ऑफिस ए से। कितने किए नहीं पता, बट एवरेज आ रहा है हमारा 33, और जो एज का वैल्यू आएगा, एवरेज एज का वैल्यू आएगा यहां पे, दैट विल आल्सो बी एन इंटीजर, इंटीजर लेस देन 50, ठीक है। मान लिया दैट इंटीजर इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द एवरेज एज। रेशियो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, रेशियो हमारा आएगा डब्ल्यू माइनस 33, बिकॉज डब्ल्यू हमारा 33 से बड़ा वैल्यू होगा, और 33 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 5। दिस विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दिस विल बी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इजंट इट सो। और हमें पता है एलिगेशन में, क्योंकि ये नंबर हमें पता है, ऑफिस डी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर पता है, दैट इज 26 इनिशियली, सो दिस वैल्यू इज 26। सो जो रेशियो हमारा आने वाला है W माइनस 33 इज टू 5, ये सिंप्लीफाई होने के बाद में, ठीक है, बिकॉज W माइनस 33 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। सो सिंप्लीफाई होने के बाद में फॉर श्योर हमें ये तो पक्का पता है कि ये 26 का कोई फैक्टर आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी 10:5, ठीक है, 10:5 हो सकता है, एंड इफ दिस इज 10:5 तो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, 2:1 बन गया, और 2 इज द फैक्टर ऑफ 26। या फिर ये हो सकता है 13:5, ठीक है, 13:5 हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, या फिर 26:5 हो सकता है। अच्छा, होने को तो 1:5 भी हो सकता है, बट क्या इस क्वेश्चन में 1:5 होना पॉसिबल है, थिंक अबाउट इट, देखिए पॉसिबल तो है, बट क्या इस क्वेश्चन में पॉसिबल है, बिकॉज अगर 1:5 होगा तो 1 यूनिट ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा, ये किसके लिए आ रहा है, दिस 1 यूनिट वैल्यू इज फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी, दैट इज इक्वल टू 26। तो अगर 1 यूनिट 26 होगा तो 5 यूनिट्स हो जाएगा हमारा 130, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए में 130 टोटल ही नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे। सो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर रहा हो, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, isn't it so? तो अगर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, 26:5 वाला केस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 26 एम्प्लॉइज हमारे ऑफिस डी में, तो 5 एम्प्लॉइज कैन बी ट्रांसफर्ड, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है 26:5 वाला केस, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल केस हो गया, और 10:5 से एम्प्लॉय को बना 2:1, तो ये वाला केस भी पॉसिबल है, ठीक है। 2:1 वाला केस भी, ये भी पॉसिबल है, केस नंबर 2 हो गया। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इफ 2 यूनिट्स, इफ दिस इज इक्वल 26 तो 1 यूनिट आ जाएगा 13, यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉइज जो ऑफिस ए के हैं, क्योंकि टोटल नंबर क्या है ऑफिस ए का 13 है, तो ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिस ए आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू ऑफिस डी। बट क्या ये केस है एक्चुअल में, एक्चुअल केस इज दैट सम आर ट्रांसफर्ड टू ऑफिस डी एंड रिमेनिंग आर ट्रांसफर्ड टू ऑफिस बी, तो रिमेनिंग कैन नॉट बी 0, ठीक है। क्वेश्चन ये साफ साफ कह रहा है कि कम से कम एक एम्प्लॉय तो ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि रिमेनिंग सम एंड सम, ठीक है, तो दैट सम मस्ट नॉट बी 0, isn't it so? ठीक है। सो डेफिनेटली कम से कम एक एम्प्लॉय ट्रांसफर होगा, तो ये वाला केस भी सेकंड वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑल 13 कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फिर ऑफिस बी में क्या ट्रांसफर करोगे, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है 2:1 वाला, 2:1 यानी कि 10:5। और थर्ड केस हमारा आ गया, दैट इज 13:5। क्या ये केस पॉसिबल है, हाँ ये वाला केस भी पॉसिबल है। तो हमें दो केस मिले बेसिकली, 26:5 एंड 13:5। अब इन दोनों केसेस से हमें W का क्या वैल्यू मिल रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। क्या W का वैल्यू हमें इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर तो मिलेगा, क्या लेस देन 50 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें दोनों से लेस देन 50 वैल्यू मिला तो डेफिनेटली फिर आंसर तब भी डेटा इंसफिशिएंट होगा। अगर दोनों में से एक से हमें हायर वैल्यू मिला 50 से, एक से लोअर वैल्यू मिला, तो जो लोअर वैल्यू मिलेगा दैट इज द यूनिक वैल्यू, वो अकेला वैल्यू मिला है, तो डेफिनेटली आंसर कैन बी डिटरमाइंड। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, सो एक फ्रेश पेज पे बाकी वैल्यूज को लिखते हैं। सो मैं वैल्यू आया था डी ए, दिस वॉज 28, दिस इज 33, और हमने पहला रेशियो क्या लिया था अपना 26:5, ठीक है। तो 26:5 हम रेशियो लेते हैं, सो इन दैट केस क्या वैल्यू आएगा हमारा 33 - 28 इज 5, सो दिस वैल्यू इज 5, तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारा ऑफिस ए के लिए
33 plus 26, that will be equal to 59. 59 हो जाएगा. Isn't it so? बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच ऑफिस का एवरेज वैल्यू इज लेस देन 50. तो ये वाला केस तो हमें नहीं लेना है फिर डेफिनेटली. दिस केस वी कैन नॉट टेक बिकॉज 59 इज ग्रेटर देन 50. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो डेफिनेटली सेकंड केस से हमें वैल्यू मिल जाएगा. और सेकंड केस में वैल्यू क्या आएगा? डी और ए में 28, एवरेज इज 33 और रेशियो आ रहा है सेकंड केस में 13:5. ठीक है. 5 क्या है? 33 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 5. तो 33 प्लस 13, so this will be equal to 46, which is less than 50. So this is acceptable. This should be the answer. 46 will be the answer in this case. The average age of the employees working in office A will be equal to 46 years. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये जो वैल्यू हमें मिला है एक्चुअल में, ये ए के जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज थे उनका मिला है. यानी कि दिस इज बेसिकली एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉइज ऑफ ए ट्रांसफर टू डी. ठीक है. और क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि दोनों वैल्यूज सेम है, दैट इज वाई दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 46 ईयर्स. अदरवाइज कुछ और कनेक्शन होता फिर वहां से हम फिर उस वैल्यू को निकालते, क्योंकि ये वैल्यू हमें मिला एवरेज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए दैट आर ट्रांसफर टू डी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 46 ईयर्स. और हमने एजम्पशन लिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू इंटीजर हमारा किसके लिए रहा था? ऑफिस ए के लिए. अदरवाइज तो एक्शंस में डील करना पड़ता. क्या क्लियर है? ओके. ठीक है. अच्छा, प्रेजेंट कंडीशन में विदाउट दिस एजम्पशन जो कि एडिशनली हमने बनाया, आंसर वाज डेटा इनसफिशिएंट. क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है. The table shows the temperature in degrees Fahrenheit in a city over 1 week. So noon time temperature, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. If M represents the median temperature, F represents the temperature that occurs most often, and A represents the average arithmetic mean of the 7 temperatures, which of the following is the correct order of M, F and A? ठीक है. So हमें चाहिए median, then F is the temperature that occurs most often, यानी कि mode. F is representing basically mode, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, और ए इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज. तो सारे के सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई लगाते हैं. तो 66 फॉलोड बाई 69, टोटल 7 वैल्यूज हैं. और देन 70, 75, 77 एंड 2 टाइम्स 78. सारी 7 वैल्यूज होगी. मीडियन हमारा क्या है? मीडियन वैल्यू. सो दिस इज द मीडियन. एम इज इक्वल टू 75. ओके. Median comes out to be equal to 75. Mode क्या आएगा? Mode is 78 और mode is equal to F. F is 78. एवरेज निकालना है तो एवरेज या तो सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 7 कर लो, या फिर डेविएशन ले लो. अगेन एज्यूम कर लो एक एवरेज वैल्यू. लेटेस्ट हमने 75 को एवरेज एज्यूम कर लिया, 75 इज एवरेज. ठीक है. सो डेविएशन क्या आ जाएगा? दिस इज +2, this is +3, this is +3, this is -5, -6, -9. सो ओवरऑल एवरेज आ जाएगा 75 प्लस नेट डेविएशन कितना है? 3 + 3 + 2 +8, और माइनस में वैल्यू आ रहा है -20. तो 8 - 20 डिवाइड बाई टोटल वैल्यूज कितनी है? 7. 75 माइनस 12/7. सो दिस इज 73 एंड 2/7. This is equal to A. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा आ रहा है A. A is less than M and M is less than F. This will be the answer. Option A will be the answer. Okay. ऑप्शन A हमारा आंसर हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्वेता, स्वर्णा, Sneha and Soumya are 4 sisters who have an agreement that they share all snacks equally among themselves. One day, Uncle Prem gave a box of cookies to Shweta. Since the other sisters were not around, Shweta divided the cookies into 4 parts, ate her share and put the rest into the box. 4 parts में डिवाइड किया, अपना शेयर कंज्यूम कर लिया और बाकी बचे हुए जो 3 शेयर्स थे उनको फिर से बॉक्स में रख दिया.
As she was closing the box, Swarna came in. She took all the cookies from the box and divided again into 4 parts. यानी कि फिर से 3 पार्ट्स बचे थे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, अपना अपना शेयर श्वेता स्वर्णा ने कंज्यूम कर लिया एंड दे पुट द रेस्ट इनटू द बॉक्स. Just then Sneha walked in. She took all the cookies from the box, divided them again into 4 equal parts. 3 of them ate their respective shares and put the rest again into the box. Later when Soumya came, she divided all the cookies into 4 equal parts and all the 4 sisters ate their respective shares. In total Soumya ate 3 cookies. तो देखो लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है या तो उससे तुम बैक ट्रैक करो कि सौम्या ने 3 कुकीज खाई हैं, बाकी सबने भी लास्ट में 3 कुकीज खाई होंगी, 12 कुकीज हो गए उससे पहले. ठीक है, और वो 12 कुकीज कब बची हैं, तो या तो बैक ट्रैक करो या बेस्ट क्या है स्टार्ट से ही स्टार्ट करो. और हर बार हम क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसमें से कुछ पार्ट कंज्यूम हो रहे हैं और कुछ पार्ट बच रहे हैं. तो 4 से बार बार डिवाइड कर रहे हैं हम, तो इफेक्टिवली इनिशियल नंबर हमारा मान लो 4 से हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया लेटर से, तो इनिशियल नंबर अपना मान लो 4 टू द पावर 4. ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने नंबर अपना 256. ओके, दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर, ये एक एज्यूम नंबर है हमारा. तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो या तो इसका 120 हो सकता है मे बी, या फिर 256 हो सकता है, 512 हो सकता है, तो ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है. सो श्वेता, स्वर्णा, स्नेहा एंड सौम्या. ओके, तो श्वेता, स्वर्णा, स्नेहा एंड सौम्या. ठीक है, सिंस द अदर सिस्टर वर नॉट अराउंड, श्वेता डिवाइडेड कुकीज इनटू 4 पार्ट्स. तो 256 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 64 पार्ट मिलेगा श्वेता को एंड 64 ईच टू स्वर्णा, स्नेहा एंड सौम्या. ठीक है, बट श्वेता ने क्या किया, अपना कुकीज का पार्ट तो कंज्यूम कर लिया, बाकी सारे के सारे पार्ट्स को फिर से एक बार बॉक्स में रख दिया. तो कितना बॉक्स में वापस रख दिया, 192, ये वापस से बॉक्स में रख दिया है. ठीक है, सो 192 हैज बीन पुट इन द बॉक्स अगेन. Now, as she was closing the box, Swarna came in and she took all the cookies from the box and divided them again into 4 parts. तो अब 4 parts कितने होंगे हमारे, 192 divided by 4, which will be equal to 48. सबको मिलेगा 48. एंड देन श्वेता एंड स्वर्णा अपना अपना बॉक्स, अपना अपना जो पार्ट है वो कंज्यूम कर लेंगे, बचा वो पार्ट अगेन से बॉक्स में वापस रख देंगे. तो बॉक्स में अब वापस कितना रखा जाएगा, 96. नाउ स्नेहा वॉकड इन. अब स्नेहा ने वॉक इन किया, शी टुक ऑल द cookies फ्रॉम द बॉक्स और फिर से डिवाइड किया 4 पार्ट्स में. 96 को डिवाइड करोगे 4 पार्ट्स में, 24 ईच हो जाएगा. एंड दिस टाइम द 3 ऑफ देम एट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स. तो अपना अपना शेयर कंज्यूम कर लिया श्वेता ने, स्वर्णा ने, स्नेहा ने. अब बचा वो पार्ट कितना है, 24 इज द पार्ट रिमेनिंग. सो अभी 24 डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 पार्ट्स में फाइनली, और हर एक केस से आएगा 6 6 6 6. और हमें पता है कि टोटल सौम्या के एट 3 कुकीज, तो 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 कुकीज. सो अगर 6 की वैल्यू 3 है यानी कि 1 की वैल्यू 1/2 है, तो टोटल कुकीज कितना हो जाएगा, 256 इंटू 1/2 यानी कि विच विल बी इक्वल टू 128 कुकीज. टोटल नंबर ऑफ कुकीज विल बी 128. बट क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी कुकीज इन टोटल डिड स्नेहा ईट. स्नेहा ने कितनी कुकीज खाई होंगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. स्नेहा ने कितनी कुकीज कंज्यूम किए हैं, कंज्यूम कौन से किए हैं, ये लास्ट में 6 कंज्यूम किया और 24 कंज्यूम किया है. टोटल 30 यूनिट्स यानी 30 इंटू 1/2, 15 कुकीज. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. 15 कुकीज हैव बीन कंज्यूम्ड बाय स्नेहा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The table shows the data for hotel projects in Mumbai that started in 1997. So all these projects are given. Number of rooms in every project, cost rupees in crores in every project, and year of completion and company. So first question is, which of the following had the least cost per room? Least cost per room. So बस total cost को divide कर दो room से, least cost per room मिल जाएगा. ठीक है, ऑप्शंस क्या है, लोखंड वाला ग्रुप, रहेजा ग्रुप, ISCL एंड ITC, यानी कि कंपनी वाइज हमें डेटा गिवन है. तो विच ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉलोइंग हैज लीस्ट कॉस्ट पर रूम, दैट इज द क्वेश्चन. सिंपली क्या करो, कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रूम्स. अब क्रोर्स में, क्रोर्स को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए. 275/600 करोगे फॉर विंडसर मैनर,
तो 275/600 दिस इज लेस देन 1/2. 1/2 से छोटी वैल्यू आ रहा है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है 250/250, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज लेस देन हाफ. फॉर लीला होटल्स 235/310, तो ये वैल्यू डेफिनेटली हमारा 1/2 से बड़ा वैल्यू आ रहा है और 1 से छोटा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा. आंसर हमारा पहला वाला केस पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, फोर्थ केस में 225/536, दिस इज अगेन लेस देन हाफ. मैजेस्टिक हॉलीडे एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1/2. तो हमारा आंसर विल बी बिटवीन रॉयल हॉलीडेज एंड विंडसर मैनर. ये दोनों कंटेनर्स हैं मिनिमम वैल्यू के लिए. ओके, और मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ रहा है मुंबई हाइट्स के लिए और फिर सुप्रीमो होटल के लिए. सो दीज आर इक्वल. ठीक है, एग्जैक्टली बना रहा है. अब मिनिमम को चेक कर लेते हैं. 275/600, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, एंड सेकेंड वैल्यू इज 225/536. इनको कंपेयर करना है. ओके, सो बोथ आर लेस देन 1/2. और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे 25 से सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी इक्वल टू 11/24. 11/24 कैन बी रिटन एज 1/2, 12/24, 12/24 minus 1/24. सिमिलरली दिस वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 + 4 9, 8 + 6 14, तो 3 से डिविजिबल तो नहीं है और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर तो दिख नहीं रहा है. सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 536 का हाफ वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 268. 268 माइनस 43 होगा 225, तो 268/536 माइनस 43/536. तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा है ये तो इक्वल है 1/2 है दोनों ही केसेस में, और 1/2 यानी 50%. तो 50% माइनस 1/24, 1/24 विल बी रफली कितना आएगा? दिस विल बी 4.7% रफली. और यहाँ पे आएगा 50% माइनस ऑलमोस्ट 8% वैल्यू है. तो ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे. तो डेफिनेटली दिस विल बी लेसर वैल्यू. जो लेसर होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि आंसर विल बी बेसिकली रॉयल हॉलीडेज विच इज लोखंडवाला ग्रुप. आंसर विल बी लोखंडवाला ग्रुप हैज लीस्ट कॉस्ट पर रूम. ओके, क्लियर है? और यही एस्टिमेशन हम पहले भी कर सकते थे. एग्जैक्टली यहाँ पे रफली वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? दिस इज ऑलमोस्ट 41-42% के आसपास की वैल्यू आ रही है. ठीक है, बिकॉज 53 इंटू 4 इज 200, 13-14 के आसपास का वैल्यू आ रहा है, यानी कि 42% के आसपास की वैल्यू आ रही है, रफली 42%. और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारा 40% विल बी 600 का 40% विल बी 240 प्लस 35, यानी कि ऑलमोस्ट 240 प्लस 35, यानी कि रफली 46% के आसपास की वैल्यू आ रही है. ओके, ये 4.7% क्यों लिखा है? 4.7 थोड़ी होगा, 4.1% के आसपास का होगा. भारी मिस्टेक हो गया. ओके, 4.1% होगा, तो रफली 46% वैल्यू आ रहा है. क्या है? क्लियर है? तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा लोखंडवाला ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स पर crore ऑफ रुपीज. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्शन में पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स पर crore ऑफ रुपीज, यानी कि अगर हमारा रुपीज फिक्स कर दें हम 1 crore रुपीज में, नंबर ऑफ रूम्स मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम रूम्स किस केस में होंगे? किस प्रोजेक्ट में होगा? सो उसी प्रोजेक्ट में होगा जिस प्रोजेक्ट में हमारा कॉस्ट मिनिमम है पर रूम. लीस्ट कॉस्ट पर रूम जिस भी प्रोजेक्ट में होगा वहीं पे हमारा नंबर ऑफ रूम्स पर crore ऑफ रुपीज मैक्सिमम होगा. सो कुल मिला के 13th क्वेश्चन ये जो रिवर्ड करके पूछा है, वर्डिंग अलग है कि नहीं? भावनाएं सेम ही है. क्लियर है? तो डेफिनेटली सेम ही क्वेश्चन है, तो आंसर भी सेम ही होगा. ऑप्शन सी लोखंडवाला ग्रुप. ओके, क्योंकि यहां भी तो हम क्या कर रहे थे अल्टीमेटली? कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम्स. ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बस ऑपोजिट पूछा है, मैक्सिमम नंबर रूम्स पर crore रुपीज. तो कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम्स जहां पे मिनिमम होगा, दिस वैल्यू मिनिमम. जब ये मिनिमम होगा हमारा कॉस्ट बाय नंबर रूम्स, जिस केस में मिनिमम होगा वहीं पे हमारा रूम्स डिवाइड बाय कॉस्ट मैक्सिमम होगा, उसी सेम केस में. सो आंसर होगा ऑप्शन सी लोखंडवाला ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that the cost of project is incurred in the year of completion and interest is charged at the rate of 10% per annum. तो ये जो कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1997 है, तो कॉस्ट तो हमें गिवन है 1997 का वैल्यू. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इनकर्ड
इन द ईयर ऑफ द कंप्लीशन, एंड इंटरेस्ट चार्ज क्या है, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कि क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली ये मेंशन तो नहीं है कि ये कॉस्ट 1997 का ही है, बट क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1997 में और कॉस्ट के बारे में डेटा गिवन है हमें अकॉर्डिंगली, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि ईयर ऑफ कंप्लीशन में कॉस्ट इनकर हुआ है और इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर 10% पर एनम है, ईयर ऑफ कंप्लीशन में सारा का सारा कॉस्ट इनकर हुआ, तो जब कैलकुलेट करोगे तो हर ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो अगर प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ 1997 में और 1999 में अल्टीमेटली जाएगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द ईयर 1999। तो अगर 1997 में लेटर से 100 रुपीज था कॉस्ट, तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपीज प्लस 10% फॉर 2 ईयर्स। तो इफेक्टिवली क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इन दिस केस, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सो आंसर विल बी 121 रुपीज। दो यहाँ पे एक और है इशू कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड आइडियली इट शुड बी मेंशनड कि सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। दिस इज एक्चुअली कैट PYQ, सो दैट इज नॉट मेंशनड हियर। एंड द इंटरेस्ट चार्ज इज एट द रेट ऑफ 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज ऑप्शंस दोनों ही गिवन होंगे, कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या कॉस्ट आएगा हमारा 1997 का, जो कि प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हुए इन 1999। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 275 प्लस 235 प्लस 250 प्लस 300, टोटल कम्स आउट टू बी 510 प्लस 550, यानी कि 1060 crores। This was the cost in 1997. Okay, so we'll assume कि ये जो कॉस्ट हमारा इनकर है हो रहा है इंटरेस्ट चार्ज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, we'll assume that, बट आइडियली क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कंपाउंड एनुअल ही है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो इन दैट केस 21% इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा 1021% हो जाएगा हमारा 210 CR प्लस 60 crores का 20% क्या होगा 12.6, सो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1282.6 crores। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता उस केस में। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या आंसर होता 20% होता है ना उस केस में, 20% वैल्यू क्या आएगा 212, तो उस केस में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही वैल्यू एज्यूम किया हुआ है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में तो कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 1272 crores होता है उस केस में ऑप्शन, तो ऑप्शन तो क्लियरली कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट, एंड आई बिलीव के क्वेश्चंस में क्लैरिटी आई होगी, और एक दो क्वेश्चंस में जहाँ पे लैंग्वेज का इशू था, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का इशू था, बट एज सच क्योंकि ऑप्शंस गिवन है वहाँ से क्लैरिटी आ रहा है कि डेफिनेटली कोई भी और आंसर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, वहाँ पे भी अगर एग्जाम में डेटा जो गिवन था, जितना हमें डेटा गिवन है उसके हिसाब से आंसर वाज डेटा इनसफिशिएंट, बट कोई क्वेश्चन अच्छा था और डिटेल में डिस्कस करके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें, और वहाँ पे हमें उस तरह के सॉल्यूशन को समझना भी जरूरी था, दैट इज वाई वी डिस्कस्ड इट दैट वे, बट अदरवाइज आंसर for the given question stem was data insufficient. Okay, so these are all the questions. I believe questions में तुम्हें समझ में आएंगे सारे के सारे और appreciate कर पाओगे सारे के सारे solutions को. If there is any doubt whatsoever in any questions, then make sure to comment about that doubt. और अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करना है और साथ में अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.